बीजगणित की भूमिका भाग 1। इससे पहले कि हम बीजगणित की बात करें, आओ इस चित्र की इमारत पर नजर डालें। यदि मैं आपसे यह पूछती हूँ कि कौन सी इमारत आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो कुछ लोग कहेंगे कि बीच वाली लंबी इमारत की बाईं तरफ जो इमारत है ना, जिसकी छत घुमावदार है, मुझे वो छत सबसे ज्यादा पसंद है। तो कुछ लोग कहेंगे कि बाईं तरफ हमारे पास जो घुमावदार इमारत है, घुमावदार छत वाली, मुझे वो पसंद है। अब आपने देखा कि मुझे यह बताने के लिए कि आपको कौन सी इमारत सबसे ज्यादा पसंद है, आपको कितने सारे शब्दों की जरूरत पड़ी। बजाय इसके, यदि मैं इन सभी इमारतों को किसी तरह से लेबल करती हूँ, तो क्या यह बताना आसान होगा कि आपको कौन सी इमारत सबसे पसंद है? हाँ, अब आप आसानी से कह सकते हैं कि मुझे इमारत के पसंद है, या सी पसंद है, या मुझे इमारत जी पसंद है। तो हम समझते हैं कि यदि मैं इन इमारतों को दर्शाने के लिए अक्षरों का इस्तेमाल करूं, तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं। इससे चीजें साधारण हो जाती हैं। तो पहला अध्याय यह है कि अक्षरों के इस्तेमाल से चीजें आसान, साधारण और सुविधाजनक हो जाती हैं। इसलिए आप देखोगे कि बीजगणित में अक्षर x, y, z या p, q, r या a, b, c हर समय प्रयोग किए जाते हैं। दूसरी चीज जो आप बीजगणित में सीखोगे वह यह है कि बीजगणित के प्रश्न हल करना पहेलियों को हल करने जैसा है, और यह मजे का खेल है। क्या आपने किसी पहेली को हल किया है? कुछ इस तरह की कि मान लो मैं कहूं कि यह एक संख्या है। यदि मैं इसमें 10 जोड़ती हूँ तो आपको 15 प्राप्त होता है। अब वो संख्या क्या है? देखो, यह एक बीजगणित का प्रश्न है। यही सब आप बीजगणित में करते हैं। इसी पहेली को मैंने यहाँ बॉक्स बनाकर लिखा है। मुझे विश्वास है कि आपने अवश्य ही इस तरह की पहेलियों को हल किया होगा। इस बॉक्स की बजाय मैं एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी लिख सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ कि प्रश्नवाचक चिन्ह जमा 10 बराबर है 15 के। और अब आप उत्तर ढूंढें। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कोई भी और संख्या। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की बजाय मैं एक अक्षर लिख सकती हूँ, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा है कि अक्षरों का प्रयोग आसान और सुविधाजनक होता है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि x जमा 10 बराबर 15। यह बीजगणित है। जब आप कोई पहेली इस तरह लिखते हो, यही सब है जो बीजगणित में आता है। आपने गणित में अक्षरों का इस्तेमाल किया है। आपने इन्हें और कहाँ देखा है? वर्ग के क्षेत्रफल में। हम एक भुजा को s कहते हैं और कहते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है s गुना s बराबर s का वर्ग। हमने यहाँ क्या किया? हमने वर्ग के क्षेत्रफल को बताने के लिए एक अक्षर का प्रयोग किया है। अब यह अक्षर जिसे वर्ग का क्षेत्रफल दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, इसे चर कहते हैं। अब चर का क्या मतलब हुआ? चर का मतलब है कुछ चीज जो अलग होती है या बदलती रहती है। यहां पर क्या बदल रहा है? जो यहां बदल रहा है वह है s का मान। s का मान बदल सकता है और कुछ भी हो सकता है। s का मान 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर भी हो सकता है। यदि s का मान 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यदि s का मान 6 है तो क्षेत्रफल 36 होगा। इसलिए s का मान बदल सकता है या भिन्न हो सकता है। इसलिए इसको चर कहा जाता है। क्या आप चर का कोई और उदाहरण सोच सकते हो? महीने के दिन। तो अगर मैं महीने के दिनों को लिखने के लिए किसी अक्षर का इस्तेमाल करूं, तो वह अक्षर चर होगा, क्योंकि कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, कुछ में 31 या कभी यह 28 या 29 भी हो सकते हैं। चर का उल्टा अचर है। अचर का मतलब है कुछ ऐसा जो कभी नहीं बदलता। क्या आप एक उदाहरण सोच सकते हो? सप्ताह के दिन।
एक सप्ताह में हमेशा ही 7 दिन होते हैं, वो कभी नहीं बदलते। तो एक सप्ताह के दिन अचर हैं। तो यह हुआ बीजगणित का पहला भाग। दूसरे भाग में हम कुछ नया और ज्यादा सीखेंगे।